पहाड़ों के उस छोटे से स्टेशन पर ट्रेन साल में सिर्फ 2 बार रुकती थी। बाकी दिन सिर्फ कोहरा रुकता था, सफेद गाढ़ा, ऐसा कि दिन में भी लाइट जलानी पड़ती थी। हवा में चीड़ की नम लकड़ी और कोयले की पुरानी महक रहती थी। स्टेशन का नाम प्लेट टूटा हुआ था, सिर्फ रापुर बचा था। कोई नहीं जानता था पूरा नाम क्या था, कोई पूछता भी नहीं था। रानी ने ठंड से सिकुड़ते हुए अपना पुराना शॉल कंधों पर कसा। उसका पेट 7 महीने का हो चुका था, भारी, हर कदम पर लगता जैसे कोई अंदर से उसे नीचे खींच रहा हो। उसने जीन्स के ऊपर एक फटा हुआ स्वेटर पहना था जिसकी बाहें छोटी पड़ गई थीं। हाथों में एक प्लास्टिक का थैला था जिसमें सिर्फ 2 साड़ियां, एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और 50,000 रुपए थे। बाकी की आखिरी किश्त बच्चा होने के बाद मिलनी थी। वो पैसे लेकर कहीं बहुत दूर चली जाना चाहती थी, जहां कोई उसे सरोगेट न कहे, जहां कोई उससे बच्चा न छीन ले। वो स्टेशन के बाहर खड़ी थी। बेंच पर बैठने की हिम्मत नहीं थी, ठंडक हड्डियों में घुस रही थी। उसने सोचा था बस आएगी, बैठ जाएगी, सुबह तक किसी दूसरे शहर में होगी। लेकिन बस नहीं आई। रात के 10 बज गए। कोहरा इतना कि सामने का पेड़ भी गायब, सिर्फ उसकी सांसें दिख रही थीं, सफेद धुआं। तभी उसे अचानक तेज दर्द हुआ। पानी की थैली फट गई। गर्म पानी उसकी टांगों से होता हुआ जमीन पर फैल गया। वो सहम गई, सांस रुक गई। उसने पेट पकड़ा। बच्चे ने जोर से लात मारी, जैसे कह रहा हो, मां अभी नहीं जाना। रानी चीखी नहीं, बस दीवार से सटकर बैठ गई। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ कांप रहे थे। उसने मन ही मन कहा, बस थोड़ा और सब्र कर लो, मैं तुम्हें दे दूंगी उनको, फिर हम आजाद। तभी कोहरे में से एक साये ने कदम बढ़ाए। लंबा कद, पुराना लेदर जैकेट, हाथ में कैमरा लटका हुआ। सौरभ। वो रोज रात को उसी मोड़ पर आता था जहां 6 साल पहले उसकी पत्नी और 2.5 साल की बेटी की कार खाई में गिर गई थी। वो वहीं खड़ा रहता, फोटो खींचता, जैसे कोई फ्रेम में वो दोनों लौट आएंगी। आज भी वहीं था। उसने रानी को देखा, फिर जमीन पर पानी का धीरे धीरे फैलता हुआ। वो दौड़ा, अरे तुम ठीक हो? रानी ने आंखें खोली। उसकी आवाज में डर था। पानी फट गया, बस नहीं आई। सौरभ ने एक पल को भी नहीं गवाया। उसने अपना जैकेट उतारा, रानी के कंधों पर डाला। मेरा घर पास में है, चलो वहां तक पहुंचते हैं। अस्पताल यहां से 20 किलोमीटर है, रात को कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। रानी ने विरोध करने की कोशिश की, पर दूसरी लात ने उसे चुप कर दिया। सौरभ ने उसका हाथ थामा। उसका हाथ ठंडा था, पर पकड़ मजबूत। दोनों कोहरे में चल पड़े। हर कदम पर रानी का दर्द बढ़ता जा रहा था। सौरभ की सांसें उसके कानों में गर्म हवा की तरह लग रही थीं। बस थोड़ा और, मेरा घर पुराना है पर छत है। घर पहुंचे। एक कमरे का मकान, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। एक फ्रेम में सौरभ मुस्कुराता हुआ, गोद में 2.5 साल की लड़की, बगल में उसकी पत्नी। तीनों हंस रहे थे। रानी ने वो फोटो देखा, फिर आंखें नीची कर लीं। सौरभ ने जल्दी से बिस्तर तैयार किया, पुराने कंबल निकाले, पानी गर्म करने चूल्हे पर चढ़ाया। रानी लेट गई। उसकी सांसें तेज थीं। तुम अकेली क्यों हो? सौरभ ने पूछा। रानी चुप रही, फिर धीरे से बोली, बच्चा मेरा नहीं है, सरोगेसी की हूं। पैसे लेकर भागने वाली थी, अब शायद भाग ना पाऊं। सौरभ का हाथ रुक गया। उसने रानी की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ चमका, फिर छिप गया। सो जाओ, मैं बाहर बैठता हूं। रात भर सौरभ बाहर दरवाजे पर बैठा रहा। हवा में चीड़ जलने की महक थी। उसके हाथ में एक पुराना अल्ट्रासाउंड फोटो था, उसी बच्चे का जिसे वो 6 साल से ढूंढ रहा था। रात के 12 बज चुके थे। बाहर कोहरा इतना गाढ़ा था कि खिड़की का शीशा भी सफेद हो गया था। घर के अंदर सिर्फ एक लाल बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी दीवार पर खून जैसी लग रही थी। चूल्हे पर पानी उबल रहा था। भाप कमरे में फैलकर सब कुछ धुंधला कर रही थी। रानी बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। हर संकुचन के साथ उसकी सांसें रुक जाती थी। उसका मुंह खुला रहता, आंखें बंद, माथे पर पसीने की बूंदें। वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस कभी कभी होंठ काट लेती। सौरभ उसके पास बैठा था। उसने पुराना तौलिया गर्म पानी में भिगोया, निचोड़ा और रानी के माथे पर रखा। सांस अंदर लो, फिर धीरे से छोड़ो। उसकी आवाज में वो शांति थी जो सिर्फ वही लोग रख सकते हैं जिन्होंने पहले भी किसी को खोया हो।
रानी ने आंखें खोली। तुम्हें पता है डिलीवरी कैसे करानी है? सौरभ ने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की। मेरी बीवी ने घर पर ही बेटी को जन्म दिया था, मैंने देखा था, बस वो बच नहीं पाई। आखिरी शब्द उसके गले में अटक गए। वो रुक गया, फिर बोला, पर मैं कोशिश करूंगा, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। अचानक रानी चीखी। संकुचन बहुत तेज था। उसने सौरभ का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसके नाखून उसकी हथेली में धंस गए। आ रहा है, अब नहीं रुक रहा। सौरभ ने उसकी साड़ी ऊपर की। सिर दिख रहा था, बच्चा सचमुच आने को तैयार था। सौरभ की सांसें तेज हो गईं। उसने जल्दी से साफ कपड़ा बिछाया, दोनों घुटनों पर बैठ गया। रानी, अब जोर लगाओ, मेरे कहने पर। 1 2 3 लगाओ। रानी ने पूरी ताकत लगाई। उसकी चीख कमरे में गूंज गई। फिर एक फिसलन भरी आवाज और बच्चा बाहर आ गया, छोटा सा, लाल, गीला। सौरभ ने उसे गोद में लिया। बच्चे ने पहले तो कुछ नहीं किया, फिर एक हल्की सी सिसकी निकली, फिर जोर की रोने की आवाज। सौरभ की आंखें भर आईं। वो बच्चे को देखता रहा। वो आंखें, वो नाक, वो होंठ, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी मृत बेटी के थे। उसने तौलिए में लपेटा, छाती से लगाया। मेरी बेटी। शब्द उसके मुंह से अपने आप निकल गए। रानी थकी हुई लेटी थी, सांसें अभी भी तेज थीं। उसने हाथ बढ़ाया। मुझे दे दो। सौरभ रुक गया। वो बच्चे को रानी की छाती पर रखने ही वाला था कि उसकी नजर बच्चे के गले में पड़े छोटे से तिल पर पड़ी। वो तिल जिसके बारे में सिर्फ वही जानता था। उसकी मृत पत्नी ने एम्ब्रियो फ्रीज करवाया था। उस तिल की बात रिपोर्ट में लिखी थी। सौरभ का हाथ कांपने लगा। वो बच्चे को रानी को नहीं दे पाया। रानी ने फिर हाथ बढ़ाया। क्या हुआ? दे तो ना। सौरभ की आंखों में आंसू थे। रानी, ये बच्चा, ये मेरा है। रानी ने हंसने की कोशिश की। पागल हो गए हो? मैं सरोगेट हूं, ये उस दंपत्ति का है। सौरभ ने अपना पर्स निकाला, उसमें से एक मुड़ा तोड़ा कागज निकाला। उसने रानी के सामने रखा। क्लिनिक की रिपोर्ट, एम्ब्रियो कोड S2019 आर्नव शिया। उसी कोड से बच्चा इश्की नहीं, रानी के गर्भ में ट्रांसफर हुआ था, गलती से। रानी ने रिपोर्ट पढ़ी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये झूठ है। सौरभ ने सिर झुका लिया। मैं 6 महीने से जानता हूं। क्लिनिक से सारी फाइल चुराई थी। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, पर कह नहीं पाया। डरता था कि तुम बच्चा दे दोगी और चली जाओगी। रानी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने बच्चे को छीनने की कोशिश की। ये मेरा है, 9 महीने मैंने पाला है, तड़पी हूं। सौरभ ने बच्चे को पीछे किया। ये मेरी पत्नी और मेरी बेटी का आखिरी निशान है, कृपया। बच्चा फिर रोने लगा। दोनों चुप हो गए। रानी की छाती तेजी से ऊपर नीचे गिर रही थी। वो रोने लगी बिना आवाज के। सौरभ भी रो रहा था। बाहर कोहरा और गाढ़ा हो गया था, जैसे सच को भी ढक लेना चाहता हो। सुबह के 6 बज रहे थे। कोहरा अभी भी नहीं उठा था, पर हवा में एक अजीब सी साफ साफ सी ठंडक थी। घर के अंदर चूल्हा बुझ चुका था, सिर्फ राख रह गई थी। बच्चा रानी की गोद में सो रहा था, छोटी छोटी सांसें लेते हुए। रानी की आंखें लाल थीं, पूरी रात सोई नहीं थी। उसका चेहरा सूजा हुआ था, होंठ फटे हुए। सौरभ दरवाजे पर खड़ा था, पीठ घर की तरफ। उसके हाथ में एक सिगरेट थी जो जली नहीं थी, वो बस उसे उंगलियों में घुमा रहा था। रानी ने बच्चे को हल्के से सहलाया, फिर धीरे से बोली, तुमने मुझे ढूंढा था, ठीक है, अब मिल गए, अब क्या करोगे? सौरभ मुड़ा नहीं, उसकी आवाज भारी थी। मैंने सोचा था कि बच्चा होने के बाद तुमसे सच कहूंगा, फिर तुम्हें पैसे देकर विदा कर दूंगा, पर जब बच्चा बाहर आया, उसकी आंखें देखी, मैं हार गया। रानी ने बच्चे के माथे को चूमा। ये मेरे अंदर 9 महीने रहा, मेरे खून से बना, मेरी नींद हराम की, मेरी कमर तोड़ी। तुम सिर्फ एक रिपोर्ट लेकर आए हो। सौरभ ने आखिर मुड़कर देखा। उसकी आंखें भी उतनी ही लाल थीं। रानी, मेरी बीवी और बेटी को मारने वाली गाड़ी का ड्राइवर कभी नहीं पकड़ा गया। मैं रोज रात में उसी मोड़ पर खड़ा रहता हूं कि शायद कोई आए और बोले सॉरी। कोई नहीं आया। ये बच्चा, ये मेरी आखिरी उम्मीद था। रानी चुप रही। बच्चा हल्के से मुंह हिलाया, जैसे दूध मांग रहा हो। रानी ने अपना ब्लाउज ऊपर किया, बच्चे को दूध पिलाने लगी। सौरभ ने नजर फेर ली। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, जितने पैसे चाहिए दूंगा,
बस बच्चा मुझे दे दो। रानी की आंखों में आग भड़क उठी। तुम्हें लगता है पैसों से मां बनाई जा सकती है? वो रुकी, फिर धीरे से बोली, मैंने भी अपना एक बच्चा खोया है सौरभ। 3 साल पहले गर्भ में ही मर गया। डॉक्टर ने कहा था फिर कभी नहीं होगा, इसलिए सरोगेसी की। सोचा था किसी और की गोद भर दूंगी तो मेरा दर्द कम होगा, पर ये वाला, ये मेरे अंदर हंसा है, मेरे साथ रोया है। सौरभ की सांस रुक गई। वो पास आया, घुटनों पर बैठ गया। मैंने वो रिपोर्ट इसलिए चुराई थी कि बच्चा किसी और के हाथ ना लग जाए, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी इतना दर्द ढो रही हो। बच्चा दूध पीकर सो गया। रानी ने उसे कंबल में लपेटा और सौरभ के सामने रख दिया। ले जाओ, तुम्हारा हक है। सौरभ ने बच्चे को गोद में लिया। उसकी आंखें फिर भर आईं। वो बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगा। आवाज नहीं निकली, बस कंधे हिल रहे थे। रानी उठी, अपना थैला उठाया, दरवाजे की तरफ बढ़ी। सौरभ ने पीछे से आवाज दी, रानी रुक। रानी रुक गई, पीठ सौरभ की तरफ। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, पर एक बार, सिर्फ एक बार इसे मां कहकर बुला लो। मेरी बेटी कभी मां नहीं कह पाई। रानी मुड़ी, उसकी आंखों में आंसू थे पर चेहरा सख्त। वो पास आई, बच्चे के माथे पर होंठ रखे, फिर धीरे से फुसफुसाई, मां आ रही है बेटा, बस थोड़ा इंतजार कर लेना। सौरभ ने कुछ समझा नहीं। क्या मतलब? रानी ने थैला नीचे रख दिया। मैं कहीं नहीं जा रही। ये बच्चा मेरा भी है, तुम्हारा भी। हम तीनों इसे साथ पालेंगे, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। सौरभ की आंखों में पहली बार 6 साल बाद रोशनी आई। वो बच्चे को लेकर रानी के पास आया। दोनों ने बच्चे को बीच में रखा। तीनों की सांसें एक हो गईं। बाहर कोहरा धीरे धीरे उठने लगा था, जैसे सच को देखने की हिम्मत हो गई हो। दोपहर के 12 बज रहे थे। कोहरा पूरी तरह उठ चुका था। पहली बार सूरज की तेज किरणें घर के अंदर तक आ रही थीं। लकड़ी का फर्श चमकने लगा था। बच्चा पालने में सो रहा था, छोटी छोटी मुट्ठियां बंद, मुंह हल्का सा खुला हुआ। रानी चाय बना रही थी। सौरभ अलमारी खोलकर पुराना सामान निकाल रहा था। वो एक लकड़ी का छोटा सा डिब्बा लेकर आया। उस पर धूल जमी थी। ये शिया का था, उसने धीरे से कहा। शिया, उसकी मृत पत्नी। रानी ने चाय का प्याला उसके हाथ में दिया। दोनों चुपचाप बैठ गए। सौरभ ने डिब्बा खोला। अंदर एक मोटा लिफाफा था। उस पर लिखा था, सौरभ के लिए, जब मैं ना रहूं। सौरभ का हाथ कांपने लगा। मैंने कभी खोलने की हिम्मत नहीं की। रानी ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। अब खोलो, मैं हूं ना। सौरभ ने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और एक पेन ड्राइव। चिट्ठी में शिया का हाथ का लिखा हुआ था। सौरभ ने पढ़ना शुरू किया। आवाज कांप रही थी। मेरा प्यारा सौरभ, जब तुम ये पढ़ रहे होगे, मैं और हमारी परी शायद इस दुनिया में नहीं होंगे। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, पर मेरी बीमारी वापस आ गई थी। डॉक्टर ने सिर्फ 6 महीने दिए थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम और परी अकेले रह जाओ, इसलिए मैंने अपना आखिरी अंडा और तुम्हारा स्पर्म मिलाकर 3 एम्ब्रियो बनवाए। एक को मैंने अपने गर्भ में लिया, हमारी परी। बाकी 2 फ्रीज करवा दिए। अगर कुछ हुआ तो तुम किसी अच्छी लड़की से सरोगेसी करवा लेना। मैं चाहती हूं कि हमारा खानदान चले। मैं चाहती हूं कि तुम फिर हंसो। अगर तुम किसी से प्यार करो तो उसे मेरी तरफ से गले लगा लेना। मैं जलन नहीं करूंगी। बस हमारी परी को मेरे बारे में बताते रहना। तुम्हारी शिया और हमारी छोटी सी परी। सौरभ की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो चिट्ठी को सीने से लगाए रोने लगा। रानी ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उसके अपने आंसू भी बह रहे थे। फिर सौरभ ने पेन ड्राइव उठाई। उसमें एक वीडियो था। शिया ने अपनी आखिरी दिनों में रिकॉर्ड किया था। वीडियो में शिया कमजोर थी पर मुस्कुरा रही थी। वो बोली, सौरभ, अगर कोई लड़की हमारे बच्चे को जन्म दे तो उसका नाम रानी रखना। मैंने सपने में देखा है, वो रानी ही होगी। उसे मेरी बहन समझना, और अगर वो तुमसे प्यार करे तो उसे रोकना मत। मैंने उसे चुना है तुम्हारे लिए। वीडियो खत्म हुआ। दोनों चुप। अचानक बच्चा हल्के से रोया। रानी ने उसे गोद में लिया। सौरभ ने रानी की तरफ देखा। शिया ने तुम्हें चुना था। रानी की आंखें चौड़ी हो गई। मतलब? सौरभ ने सिर झुका लिया। क्लिनिक में गलती नहीं हुई थी। शिया ने आखिरी दिनों में खुद सरोगेट चुना था। तुम्हारा नाम, तुम्हारी फोटो, तुम्हारा पूरा पता सब लिख कर दिया था, पर उसने मुझे नहीं बताया।
मैंने सिर्फ एम्ब्रियो कोड देखा था। जब मैंने तुम्हारा विज्ञापन दिया था तब मुझे पता चला। मैं यहाँ इसलिए आया था कि तुम यहाँ आओगी। मैं इंतजार कर रहा था। रानी का हाथ बच्चे पर रुक गया। तुम जानते थे कि मैं आऊंगी? सौरभ ने सिर हिलाया। हाँ, और मैं डरता था कि तुम बच्चा देकर चली जाओगी, इसलिए चुप रहा। रानी ने बच्चे को सीने से लगाया, फिर धीरे से बोली, शिया ने मुझे चुना था तो मैं भागूंगी नहीं। सौरभ ने उसका हाथ थामा। दोनों की आंखें मिलीं, पहली बार बिना डर के। बाहर सूरज पूरी तरह चमक रहा था। 6 साल बाद पहली बार। शाम के 4 बज रहे थे। सूरज ढलने की कगार पर था। पहाड़ों के पीछे लाल नारंगी रंग फैला हुआ था। घर के बाहर चीड़ के पेड़ों में हवा सरसरा रही थी, जैसे कोई पुराना गीत गुनगुना रही हो। अंदर छोटी सी लकड़ी की मेज पर 3 प्याले चाय रखे थे। तीसरा प्याला अभी तक ठंडा हो रहा था, शिया के नाम का। बच्चा अब 7 दिन का हो चुका था। रानी ने उसे नहलाया था, पुराने मुलायम तौलिए में लपेटकर गोद में लिया हुआ था। सौरभ दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें बच्चे पर टिकी थीं, जैसे डर हो कि पलक झपकाते ही सब गायब हो जाएगा। रानी ने बच्चे को हल्के से हिलाया। बोलो, बाबा को बोलो। बच्चा मुंह बनाया, छोटी सी जीभ बाहर निकाली। फिर अचानक उसकी नन्ही आंखें रानी पर टिक गईं। होंठ हिले। साफ, छोटी, कांपती हुई आवाज आई, मां। रानी का दिल रुक गया। उसकी सांस अटक गई। आंखों से आंसू एक साथ बह निकले। वो बच्चे को सीने से लगाकर सुबकने लगी। मैंने सुना, इसने मां कहा। सौरभ दौड़ आया। वो घुटनों पर बैठ गया। बच्चे की छोटी उंगली उसने पकड़ी, फिर रानी का चेहरा अपने हाथों में लिया। हाँ, इसने मां कहा। तुम्हें कहा? रानी रोते रोते बोली, मैं तो सरोगेट थी। मैंने सोचा था इसे दे दूंगी और चली जाऊंगी, पर ये मुझे मां कह रहा है। सौरभ की आंखें भी भीग चुकी थीं। उसने रानी के माथे पर होंठ रखे। शिया ने सही चुना था। तुम सिर्फ गर्भ नहीं थी, तुम मां थी शुरू से। और ये बच्चा, ये हम तीनों का है। शिया की आखिरी सांस, मेरी आखिरी उम्मीद और तुम्हारा पहला प्यार। रानी ने बच्चे को सौरभ की गोद में दिया, फिर खुद सौरभ की छाती पर सिर रख दिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर, ये कोहरा, ये ठंड, सब मेरा है। तुम दोनों मेरे हो। सौरभ ने बच्चे को एक हाथ में लिया, दूसरे से रानी को कसकर गले लगा लिया। और हम तुम्हारे, हमेशा हमेशा। बाहर सूरज पूरी तरह डूब चुका था। पहाड़ों के पीछे सिर्फ लाल आकाश बचा था। घर के अंदर लाल बल्ब फिर जल उठा था। 3 परछाइयां दीवार पर एक साथ नाच रही थीं। एक बहुत छोटी, 2 बड़ी, एक दूसरे में समाती हुई। रानी ने धीरे से फुसफुसाया, शिया, तेरी अमानत सलामत है। तेरी बेटी को उसकी मां मिल गई और तेरे सौरभ को उसका घर। सौरभ ने बच्चे के माथे को चूमा, फिर रानी के, और मुझे मेरी जिंदगी वापस। बच्चे ने फिर मुस्कुराते हुए छोटे छोटे हाथ ऊपर किए, जैसे कह रहा हो, अब हम 3 हैं और कोई कोहरा हमें अलग नहीं कर सकता। बाहर हवा चली, चीड़ के पत्ते सरसरा उठे, जैसे शिया मुस्कुरा रही हो। कहानी खत्म। अब सिर्फ सांसें बाकी हैं। 3 सांसें एक लय में, हमेशा के लिए।